हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका टारगेट हमने रखा है 90+% आपको दिलाने का। ठीक है, ये फ्री बैच जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इसकी शुरुआत जो है हमने वो 11 नवंबर को की है, तो जुड़ना ना भूले हमारे फ्री बैच टारगेट फ्री बैच से। इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 10 बजे हमारी विज्ञान की क्लास यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं। शाम को 8 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास चलती है। शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास चलती है, जिसमें सर पढ़ाते हैं आपको। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। मैं आपको विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है, आज की यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 6। इससे पहले मैंने यूनिट 5 तक आपको कंप्लीट क्लास करा दी है, मतलब कंप्लीट सिलेबस करा दिया। यूनिट 5 का 5 तक मैंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप क्लासेस देख सकते हैं। तो आज की हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 6, जीवन की क्रियाएं। जीवन की क्रियाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। पोषण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। आंसर देख लेते हैं। पोषण के द्वारा भोजन के पोषक तत्व जीवों के शरीर को प्राप्त होते हैं। पोषण के लिए सभी जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। पोषण के लिए सभी जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो पौधे नहीं बनाते हैं वे सड़ते गलते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, जैसे कि कवक है, सवाल है। ठीक है, और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों की भांति जंतु भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। पौधों की भांति जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। पौधों द्वारा तैयार भोजन किसी न किसी रूप में वह ग्रहण करता है। जंतु अपना भोजन नहीं बनाता है, वो किसी न किसी रूप में भोजन को प्राप्त करता है। पौधों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पोषण की डेफिनेशन। पोषण, प्रत्येक जीव को अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पचे हुए भोजन द्वारा जीव द्रव का निर्माण होता है। पचे हुए भोजन द्वारा जीव द्रव का निर्माण होता है, शक्ति प्राप्त होती है तथा टूट फूट अंगों की मरम्मत भी होती है। कुछ मांसाहारी जंतुओं को छोड़कर समस्त जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ मांसाहारी जंतुओं को छोड़कर समस्त जीव जो होते हैं वो अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। यह क्रिया पौधों की हरी पत्तियों या अन्य हरे भागों से संपन्न होती है। पौधों की इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम की सहायता से भूमि से अवशोषित जल मंड में परिवर्तित होकर पौधों के विभिन्न अंगों में संग्रहित होता है। यही पौधों का भोजन है। किस प्रकार से होता है इसकी क्रिया, किस प्रकार से होती है? जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? जल की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश की उपस्थिति में, कौन से प्रकाश की उपस्थिति से? सौर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम में। ठीक है, पर्णहरित या क्लोरोफिल या हरित लवक की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तब किसका निर्माण होता है? तब ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है प्लस ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। किसकी प्रेजेंस में होता है? तो ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसमें होता है? यह
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्लस क्लोरोफिल या पर्णहरित प्लस पर्णहरित की उपस्थिति में, किसमें? पर्णहरित की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। इसमें जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति व सूर्य के प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। पोषण क्रिया के अंतर्गत प्रत्येक जीवचारी के अवशोषण व स्वांगीकरण होता है। पोषण की क्रिया के अंतर्गत प्रत्येक जीव में क्या होता है? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है व स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पोषण या न्यूट्रिशन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और परपोषण को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला देखते हैं स्वपोषण। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण में नींव सरल कच्चे पदार्थों में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषण में अपना भोजन कच्चे पदार्थों से स्वयं संश्लेषित करते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। अधिकांश पौधे यानी कि हरित लवक या ग्रीन प्लांट स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार का हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरे रंग का वर्णक मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं। ये पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कच्चे पदार्थों में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज लवण है, जल है, ये सभी क्या है? हमारे कच्चे पदार्थ हैं। से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी रिएक्शन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है? जल H2O। इसमें क्या होता है? इसमें जल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज, और क्या बनाता है? ऑक्सीजन O2 बनाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? ये पौधों की उपस्थिति व क्लोरोफिल की सहायता से संपन्न होती है। इस रिएक्शन में जल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ग्लूकोज हमारा क्या है? भोजन के रूप में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है हमारा परपोषण। परपोषी जीव अपना भोजन अधिकांशतः अन्य स्रोतों से ठोस कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। परपोषी पौधे जो होते हैं, परपोषी जीव अपना भोजन अधिकांशतः अन्य स्रोतों ठोस कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। स्वपोषी एवं परपोषी जीवों में मूलभूत अंतर होते हैं कि स्वपोषण में जीवों द्वारा भोजन के रूप में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण की क्रिया में क्या होता है? सरल अणुओं का जटिल अणुओं में परिवर्तन होता है, संश्लेषण होता है। परंतु परपोषण में जीवों द्वारा भोजन के रूप में खाए गए जटिल पदार्थों का निम्नीकरण, क्या कहते हैं इसको? डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेकडाउन, सरल अणुओं में होता है। क्या होता है? एक बार फिर से हम बताते हैं आपको क्या होता है। स्वपोषण में क्या होता है? स्वपोषण में होता है सरल अणुओं का जटिल में परिवर्तन। सरल अणुओं का किसमें? सरल अणुओं का जटिल में परिवर्तन होता है। जबकि परपोषण में क्या होता है? परपोषण में जटिल का क्या होता है? सरल में परिवर्तन होता है। बड़े बड़े पदार्थों का आपस में टूटकर, ठीक है, उनका विभाजन होकर सरल अणुओं में परिवर्तन होता है। अब परपोषण के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जंतु क्या होता है? परपोषी होता है, जो अपना भोजन दूसरों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कवक है, जीवाणु,
कुछ पुष्पी पादप, कुछ पुष्पी पादप। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। परपोषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। परपोषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी पोषण और दूसरा है हमारा परजीवी पोषण। ये दो प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी और परजीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रजनन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन से क्या तात्पर्य है? प्रजनन की विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। इसका आंसर देख लेते हैं। प्रजनन सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। प्रजनन सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। एक जीव का अपने ही प्रकार के जीव को जन्म देना। एक जीव का अपने ही प्रकार के जीवों में एक जीव का अपने ही प्रकार के जीव को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाती है प्रजनन की क्रिया? एक जीव का अपने ही प्रकार के जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन की अभिक्रिया कहलाती है। प्रजनन जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रजनन जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जंतु हो या पौधे प्रजनन की क्षमता रखते हैं। जंतु हो या पौधे प्रजनन की क्षमता रखते हैं। सभी जीव समय के साथ साथ वृद्धि कर अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पौधे या जंतुओं को अपनी जाति बनाए रखने व वंश की वृद्धि करने के लिए प्रजनन की क्रिया करते हैं। ठीक है, क्या है? पौधे या जंतु अपनी जाति बनाए रखने के लिए व वंश वृद्धि के लिए आवश्यक है। जीवों में प्रजनन ना हो तो क्या होगा? अभी हम जान लेते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर जीवों में प्रजनन ना हो तो क्या होगा। प्रत्येक जीव की जाति अपनी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। जीवों में प्रजनन अगर नहीं होगा तो प्रत्येक जीव की जाति अपनी मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं रहेगा। प्रजनन द्वारा ही नई जाति की उत्पत्ति संभव है, अतः प्रजनन से ही जीवन की सततता सुनिश्चित होती है। अब प्रजनन की विधियों के बारे में देख लेते हैं। विभिन्न विधियों से प्रजनन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न विधियों से प्रजनन होता है। जीवधारियाँ विभिन्न विधियों से प्रजनन करते हैं। इन विधियों को हमने 3 भागों में बांटा है। इन विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वर्धी प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन, तीसरा है लैंगिक प्रजनन। तो पहला देखते हैं वर्धी प्रजनन। यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़ है, तना, पत्ती से नए पौधों का जन्म हो तो इसे हम वर्धी पौधे कहते हैं। जब पौधे का जड़, तना व पत्ती से एक नए पौधे का जन्म हो तो इसे क्या कहते हैं? वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। जैसे शकरकंद, डहेलिया, सतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आलू, अदरक, गन्ना के पौधे में वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होता है। आलू, अदरक और गन्ने में वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। इसमें 2 नहीं होते हैं, इसमें एक ही पार्ट लेता है। इसमें एक ही जनक पार्ट लेता है। जीवधारियों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों से होता है। पहला है विखंडन द्वारा। अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा भी किया जाता है। दूसरा है मुकुलन विधि द्वारा। तीसरा है बीजाणुओं द्वारा और चौथा है पुनर्जनन द्वारा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है? निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणुओं द्वारा व प्रजनन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक जनन। इस विधि में नए 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। इस विधि में 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें जनन अंग कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम जनन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वृद्धि से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में बताइए। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए।
अब देखते हैं वृद्धि। वृद्धि एवं विकास जीवन के लक्षणों में से एक है। वृद्धि एवं विकास जीवन के लक्षणों में से एक है। बीजों के अंकुरित होने के पश्चात नवोद्भिद धीरे धीरे बढ़कर अंत में वयस्क पौधा बन जाता है। बीजों के अंकुरित होने के पश्चात नवोद्भिद धीरे धीरे बढ़कर क्या होता है, एक वयस्क पौधा बन जाता है और जनन कर अपने ही जैसे अन्य संतानों की उत्पत्ति करता है। ठीक यही प्रक्रम जंतुओं में भी होता है। ठीक पौधों के प्रकार ही यही प्रक्रम जंतुओं में भी होता है। प्रत्येक जीवधारी बढ़ता है। बच्चा एक दिन देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। जैसे बीज पौधा पेड़ बन जाता है। जैसे बीज में वृद्धि होकर पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, बीज में वृद्धि होकर पौधे का निर्माण होता है और पौधे में वृद्धि होने के बाद पेड़, ठीक है, पौधे में वृद्धि होने के बाद वह पेड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, जीवधारियों में बढ़ने की प्रक्रिया, जीवधारियों में बढ़ने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि के कारण जीव के आकार आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वृद्धि के कारण जीव के आकार और आयतन में परिवर्तन होता है। जीवों में वृद्धि के समय कोशिकाएं विभाजन द्वारा संख्या में बढ़ती हैं। जीवों में वृद्धि के समय कोशिकाएं विभाजन के द्वारा बढ़ती हैं और फिर आकार एवं आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इस प्रकार कोशिकाओं में वृद्धि के कारण शरीर के ऊतक व अंगों के आकार में, इस प्रकार कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण ऊतकों और अंगों के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे देखते हैं एक कोशिकीय जीवधारियों में कोशिका वृद्धि। एक कोशिकीय जीवधारियों में कोशिका वृद्धि किस प्रकार से होती है कि अब हम जानेंगे। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में भोज्य पदार्थों तथा जल कोशिका में संचित होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में भोज्य पदार्थ तथा जल कोशिका में संचित होता है, जिसमें अमीबा अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। जिसमें अमीबा जो है वो अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। अनुकूल दशाएं आने पर विभाजन के ठीक पहले अमीबा लगभग 2 गुना बढ़ जाता है, यानी कि फैल जाता है, उसका आकार में वृद्धि हो जाती है और फिर 2 भागों में वह विभक्त हो जाता है। इस प्रकार ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है। अब देखते हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है खाद्य पदार्थों से भी वृद्धि प्रभावित होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी प्रकार जल, ऑक्सीजन, प्रकाश, ताप, गुरुत्व, अन्य कारक, ये सभी क्या हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये थी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की साइंस की हमारी यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6। इससे पहले अन्य क्लासेस में मैंने यूनिट 5 तक कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी क्लासेस देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से।